वेलकम टू बेसिक माइनिंग बाय शरद सपकाल। साथियों, ये लेक्चर नंबर 72 है और यहाँ हम वेस्ट डिस्पोजल एंड रिक्लेमेशन रिहैबिलिटेशन ऑफ वेस्ट डंप्स को डिस्कस करेंगे। माइंस के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में वेस्ट का निर्माण होता है, यानी कि वेस्ट रॉक जनरेट होती है। उसे हमें कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना है और अगर हम उसको कहीं डंप करते हैं इन केस, तो किस प्रकार से उस डंप का रिक्लेमेशन रिहैबिलिटेशन किया जाए ताकि वो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के लिए किसी किस्म की तकलीफ पहुंचाने वाला न साबित हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो माइनिंग की है वो है लैंड डिग्रेडेशन। बहुत सारी लैंड हमारी पिट के अंदर जाया होती है, बहुत सारी लैंड हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने रखने में होती है, बहुत सारी लैंड हमारे जो वेस्ट या सॉइल के या रिजेक्ट्स के डंप्स होते हैं उसमें लैंड बर्बाद होती है। और दूसरी तकलीफों के अलावा इन क्रिएशंस से एनवायरमेंटल डैमेज होता है। इसके अलावा एयर, वाटर, नॉइस, सॉइल, हर किस्म का पोल्यूशन भी यहां से माइनिंग एक्टिविटी जब शुरू रहती है तो होता है। कई बार माइनिंग एक्टिविटी खत्म होने के बाद में भी कुछ ऐसी सूरत हाल बनती है कि वहां पर जो पुराने डंप्स है या पिट से निकलने वाला पानी है वो वहां के पर्यावरण को नुकसान ही पहुंचाता है। तो उसे कैसे एड्रेस किया जाए इसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि जब हम किसी जगह पर पिट खोदते हैं, क्योंकि हमें मिनरल निकालने के लिए तो पिट ही खोद करके निकालना है ओपन कास्ट में, तो वहां की ऊपर की जो सॉइल लेयर होती है जिसे टॉप सॉइल कहते हैं, जो अक्सर 20 से 40 सेंटीमीटर की मोटाई की जो लेयर होती है वही सिर्फ फर्टाइल होती है, वही उपजाऊ होती है, वही प्लांट के सस्टेनेंस के लिए आवश्यक होती है। उसी के अंदर माइक्रोबायल एक्टिविटीज होती है, यानी कि बहुत ही माइन्यूट किस्म के, बहुत ही बारीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसके अंदर ह्यूमस होता है, यानी कि जो प्लांट स्पेसीज है उसके रिमेन्स होते हैं। उसके अंदर वो तमाम नरिशमेंट मौजूद होता है जो प्लांट के सर्वाइवल और सपोर्ट के लिए आवश्यक है। तो ये जो ऊपरी लेयर है ये बहुत ज्यादा कीमती होती है और इसे हमें बहुत सावधानी से स्क्रैप करके अलग निकालना है। इसके नीचे भी सॉइल होती है, लेकिन वो अक्सर सब सॉइल कहलाती है, वो इतनी उपजाऊ नहीं होती है। तो हमें ये जो टॉप सॉइल है इसे हमें अलग से स्क्रैप करके रखना है और इसे लो प्रोफाइल के डंप्स में रखना है। यानी कि जो डंप रखेंगे या स्टैक इनका बना के रखेंगे वो ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर की मोटाई का हो। भले ही इसमें लैंड लग जाए, काफी जमीन लग जाए, लेकिन इसे स्प्रेड करके रखना है। और इसकी फर्टिलिटी को कायम रखने के लिए, इसके मैक्रो अंदर एलिमेंट्स है उसे कायम रखने के लिए, इसे विंड इरोजन से, सॉइल इरोजन से बचाने के लिए, वाटर इरोजन से बचाने के लिए हमें इसके अंदर मैन्योर यानी कि खाद, मल्चिंग, ये सारी चीजें लगा करके, ग्रासेस लगा करके, छोटे छोटे पौधे लगा करके, लेग्यूम्स लगा करके इसे संभाल के रखना है और इसे लाइव रखना है। इस सॉइल को जिंदा रखना जरूरी है ताकि इसके अंदर की ये जो क्वालिटी है ये कायम रहे। और इसे बहुत जल्द, जैसे हमने रखने के बाद में विद इन 6 मंथ्स इसका इस्तेमाल हो जाए, ऐसी हमें परिस्थितियां निर्माण करनी है ताकि जल्दी से जल्दी हम इसको जो बैकफील्ड एरिया है या डंप्स है उसके ऊपर स्प्रेड करके और इसको फिर एक कवर दे सके इसके ऊपर अफॉरेस्टेशन का। अन्यथा हम इसका इस्तेमाल जब हम ग्रीन बेल्ट बनाते हैं चारों ओर खदानों के, तो वहां पर भी हमें इसका इस्तेमाल प्लांटेशन के लिए करना बेहतर रहता है। तो इसको कायम रखना और इसे तुरंत काम में लेना ये जरूरी है। माइन के अंदर से कुछ ऐसी रॉक निकलती है जिसके अंदर मिनरल है, लेकिन वो एक लिमिट से, जो कट ऑफ लिमिट होता, कट ऑफ ग्रेड होता है एक माइन वाले का, उससे कम होता है। लेकिन हो सकता है कि वो आईबीएम ने जो थ्रेशोल्ड वैल्यू निर्धारित की है हर मिनरल की, उससे वो ज्यादा हो।
तो ऐसा जो भी फॉर्मेशन निकल रहा है जिसके अंदर आईबीएम थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा मात्रा में कोई मिनरल है, चाहे वो लाइमस्टोन हो, चाहे वो आयरन ओर हो, उसमें अगर एफई कंटेंट उतना है या सीएओ कंटेंट उतना है, तो इसे रिजेक्ट कहते हैं या सबग्रेड कहते हैं, और इसे भी अलग वेस्ट से और टॉप सॉइल के डंप से अलग इसे स्टैक करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है विद द एडवेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी दिस मटेरियल कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर ऑल्सो। तो इसे संभाल के रखना भी जरूरी है। देखिए, वेस्ट मैनेजमेंट या वेस्ट डिस्पोजल को मैनेज करने के पहले हमें वहां की जो बेडरॉक है उसकी स्टडी करनी है, उसकी जो फिजिकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है उसे मालूम करना है, जो वेस्ट जनरेट होने जा रहा है उसकी क्या तासीर है, उसका क्या नेचर है, और उसका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या उसमें कोई जहरीले तत्व है, वो एसिडिक है कि अल्कलाइन है। ये सारी चीजें हमें एग्जामिन करनी बिफोर हैंड जरूरी होती है। अगर इस वेस्ट का इस्तेमाल किसी काम में किया जा सके, मान लीजिए कि लेटराइट किस्म का वेस्ट है आपकी आयरन ओर की माइन में, जिसका कोई फायदा नहीं है, कोई उपयोग नहीं है, तो उसे माइनर मिनरल में आप सीमेंट प्लांट में आयरन करेक्शन के लिए बेच सकते हैं। सैंडस्टोन जैसा कोई वेस्ट है जो कि अमूमन आपके कोल माइंस में निकलता है, तो उसे आजकल क्रश सैंड करके या मैन्युफैक्चर्ड सैंड करके उसे एक सैंड का बहुत अच्छा विकल्प माना जाता है, उसका इस्तेमाल वैसा किया जा सकता है। अगर वो हार्ड रॉक के रूप में कोई मिनरल है, ऊपर वेस्ट रॉक है, तो उसे रोड मेटल में काम में लिया जा सकता है। हम जानते हैं कि जैसे कि बेसॉल्ट है यहाँ महाराष्ट्र में, तो उसका इस्तेमाल बहुत अच्छा रोड मेटल के रूप में होता है, बहुत कम उसकी अच्छा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है। फिर कहीं पर हो सकता है क्वार्टजाइट निकलता हो, वो भी रोड मेटल के काम में आता है। ग्रेनाइट अगर है वो भी रोड मेटल के काम में आता है, जैसे कि साउथ में हम देखते हैं। तो अगर इसका इस्तेमाल हो सकता है तो वेल एंड गुड, इसे वो चीज एक्सप्लोर करनी चाहिए और उसका इस्तेमाल कर देना चाहिए। अगर ये इस्तेमाल संभव नहीं है, वो किसी काम में नहीं जा रहा है, फिलिंग के भी काम में कहीं नहीं जा रहा है, तो आपको वेस्ट को डंप करना जरूरी है। अब उसे दो तरीके से डंप कर सकते हैं, एक तो इंटरनल डंपिंग और दूसरी होती है एक्सटर्नल डंपिंग। इंटरनल डंपिंग से माने है कि आप जिस जगह पर माइनिंग किए हैं उसी जगह को बैकफिल कर दे वापिस, और जो ओरिजिनल कंटूर्स है वहां तक उसे ले आए। तो ये तो हो गई इंटरनली आप उसको फिल कर रहे हो। तो इसमें कोशिश होनी चाहिए कि यही हम कर सके। कई बार ये संभव नहीं होता है, तो हम फिर एक्सटर्नल डंपिंग यानी कि बाहर करते। जैसे इसमें देखिए एक बेडेड डिपॉजिट है कोल की, यहां से कोयला निकाला जा चुका है, इस तरफ माइनिंग हो रही है, और यहां पर जो एक शॉवेल लगा है वो इस जगह का जो भी वेस्ट रॉक है उसे निकाल रहा है। ये दो सीम के बीच में जो वेस्ट रॉक है इसे निकाल रहा है, यहां डाल रहा है। यहाँ की सॉइल हमने यहाँ शिफ्ट की, इस जगह की जो भी सॉइल थी वो हमने यहाँ शिफ्ट कर दी, इसके और प्लांटेशन कर दिया है, और ये जो सब सॉइल थी इसे हमने यहाँ डाल दिया है, इसके ऊपर ये टॉप सॉइल को डाल दिया है। और इस प्रकार से हम जहां से भी मिनरल निकाल चुके हैं वहां पर इसकी फिलिंग होती है। ये चीजें बहुत जगह लाइमस्टोन में भी और कई जगह पर बॉक्साइट की खदानों में देखी जाती है कि ये लोग साइमल्टेनियस बैक फिलिंग करते हैं और फिर इसके ऊपर प्लांटेशन वगैरह करके इसको ओरिजिनल शेप में ले आते हैं। तो यहां देखिए, आपको अगर फ्लैट है, बेडेड टाइप का डिपॉजिट है, उसका लैटरल एक्सटेंट ज्यादा है और थिन किस्म की डिपॉजिट है, तो उसको आप इस प्रकार से साइमल्टेनियस बैकफिलिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ के ये एक शॉवेल जो है ये वाला, ये यहाँ इसको बैकफिल कर रहा है, यहाँ का जो भी ओवरबर्डन निकल रहा है उसे वो यहाँ डाल रहा है। तो ये एक ओवरकास्टिंग इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ से ओवरकास्ट करके यहाँ डाला जा रहा है। इसलिए अगर वेस्ट डिस्पोजल पिट के अंदर संभव नहीं है, डिपिंग डिपॉजिट है, और इसमें आपको अगर वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करके बियॉन्ड पिट लिमिट रखना है, जैसे यहां देख रहे हो आप कि ये वेस्ट डंप हो रहा है, ये जो वेस्ट निकला है इसको यहां डंप किया जा रहा है, तो ये एक अलग परिस्थिति है, इसको एक्सटर्नल डंपिंग कहते हैं। अदरवाइज आप देखिए कि जनरली फुटबॉल के तरफ अगर डेवलपमेंट नहीं होने वाला है तो फिर वेस्ट डंप्स जो होते हैं फुटबॉल में
रख दिए जाते हैं, क्योंकि हैंग वॉल की तरफ तो अमूमन वेस्ट की जो लिमिट है माइन की वो बढ़ती ही जाती है। यहाँ पर कुछ एक ऐसी तस्वीर दिखाई गई कि ये एक डिपिंग ओर बॉडी है और ये वेस्ट हमें निकालना है, क्योंकि ये तो पूरा हैंग वॉल साइड तो इधर ही सारी माइनिंग की प्रोग्रेस होने वाली है, इस तरफ हो सकता है हम नहीं जाएंगे। तो टेम्पररीली इस शॉवेल से इसके नीचे का यहाँ का ये वेस्ट निकाला जा रहा है, इसे टेम्पररीली यहाँ रख दिया है 2 नंबर जगह पे। और इस डंप के ऊपर यहाँ पर जो एक शॉवेल रखी हुई है, माफ कीजिए, ये ड्रैग लाइन यहाँ डंप कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर कोई ड्रैग लाइन रखेंगे हम, इसी ड्रैग लाइन को यहाँ शिफ्ट करके और फिर इस मटेरियल को हम यहाँ डाल देंगे। ये यहाँ एक्सप्लेन भी किया गया है। अब रहा सवाल एक्सटर्नल डंपिंग की स्ट्रेटेजी क्या होती है। सबसे पहले हमें यह ध्यान में रखना है कि जब हम वेस्ट रॉक का जनरेशन कैलकुलेट करते हैं तो हम इंसिट्यू रॉक का जनरेशन कैलकुलेट करते हैं, यानी कुदरती सेटिंग में वो जिस प्रकार से रखी हुई है और बॉडी के ऊपर, उसमें हम देखते हैं। अगर हमारा मान लीजिए स्ट्रिपिंग रेशो यहाँ पे 5:1 है, मतलब 5 क्यूबिक मीटर वेस्ट रॉक हमें 1 टन मिनरल निकालने के लिए निकालना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि वो 5 क्यूबिक मीटर वेस्ट रॉक ये फूल करके आफ्टर रिमूवल, जब उसको फ्रेगमेंटेशन होगा, जब आप उसको निकालेंगे तो वो करीबन 7-8 मीटर क्यूब बन जाता है। तो वो अक्सर जो है स्वेल होती है रॉक और 1.3 to 1.5 टाइम्स उसको उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब इतने वॉल्यूम को हमें अकोमोडेट करना है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। एक खदान के अंदर अपनी सहूलियत के अनुसार हम लोग 2-3 डंप्स रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि कैसी स्थिति है। इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि आप एक ही डंप रहें। तो हमें सबसे पहले यह होता है कि जितना भी हमारे यहां से वेस्ट निकलने वाला है, पूरा अप टू दी कंसेप्चुअल स्टेज माइन की लाइफ तक के, उसे असेस कर लेना है बिफोर हैंड। हमें कितना वेस्ट जनरेट होने वाला है, उसका क्या वॉल्यूम होगा आफ्टर स्वेलिंग, और उसके लिए हमें कितनी जगह लगेगी, ये हमें सबसे पहले डिटरमाइन कर लेना है। हम उसे कहां रखने जा रहे हैं ये हमें मालूम कर लेना है। नाउ दिस एरिया रिक्वायर्ड फॉर वेस्ट स्टैकिंग, जो वेस्ट हम स्टैक करने जा रहे हैं या डंप करने जा रहे हैं, उसके लिए कितना एरिया लगेगा, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ वेस्ट डंप्स हम कितने रख रहे हैं, उनमें हम कितने टेरेसेस या बेंचेस रखने वाले हैं प्रपोज्ड, उनका जो मटेरियल है उसका एंगल ऑफ रिपोज क्या है, स्लोप ऑफ द डंप हम क्या रखने जा रहे हैं। जितना ज्यादा हम स्लोप रखेंगे उतनी जगह कम लगेगी, जितना कम स्लोप रहेगा, जितना जेंटल स्लोप रहेगा, उतनी जगह ज्यादा लगेगी। हम मेथड ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ डंप्स के लिए क्या करने जा रहे हैं, ये सारी चीजों के ऊपर लैंड की रिक्वायरमेंट डिपेंड करेगी। वेस्ट डंप को हमें हमेशा अल्टीमेट पिट लिमिट जो है, जहां तक हमारी पिट पहुंचने वाली है, उसके बाहर रखना है। यानी फाइनली कंसेप्चुअल लेवल तक के हमारी पिट जहां तक जाने वाली है ओपन कास्ट की, उसके बाहर रखना है, ताकि हमें रीहैंडलिंग करने की जरूरत ना पड़े। इसे कोशिश करनी है कि जो नॉन मिनरलाइज ग्राउंड होता है, जहां पे कोई मिनरल नहीं है, भविष्य में भी जहां माइन खुलने की या माइन वहां तक बढ़ने की संभावना नहीं है, उस जगह पे इसे हम डंप करें। अगर वेस्ट रॉक जो आपकी निकल रही है उसमें कुछ टॉक्सिसिटी है, उसके अंदर कुछ लीचेबल मटेरियल है, यानी कि ऐसा कोई मटेरियल है जो लीच होकर के पानी के साथ घुल करके जमीन के अंदर जाकर के नुकसान करने वाला है, तो उसकी भी हमें पहले स्टडी कर लेनी है। ऐसे अगर स्थिति है तो उसे इम्परवियस ग्राउंड में रखना चाहिए, ऐसे ग्राउंड में रखना चाहिए जिसमें से वो रिस्क करके नीचे न जाए। अगर इम्परवियस ग्राउंड नहीं है तो कुछ ट्रीटमेंट करके, ग्राउटिंग सीमेंटिंग करके उस ग्राउंड को हमें इम्परवियस बनाना बहुत जरूरी है, वरना ये अगर मटेरियल टॉक्सिक है या एसिडिक है तो ये हमेशा के लिए ग्राउंड वाटर को बर्बाद कर सकता है आने वाले दिनों में। अगर हजार्डस मटेरियल है तो हमें इस प्रकार से उसके एयरबॉर्न होने की भी, हवा में घुलने की भी, पानी के साथ निकलने की अगेंस्ट भी हमें कोशिश करनी है कि हम किस प्रकार से इसको कंटेन कर सकते हैं, और इसके लिए एनवायरमेंटल जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी मदद ली जाती है। अगर वो मटेरियल एसिडिक है तो हम उसमें लाइमस्टोन जैसा बेसिक मटेरियल मिला करके उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं।
अगर वो अल्कलाइन नेचर का है जो कि बहुत कम मिलता है तो जिप्सम जैसी चीजों से हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें देखनी होती है कि उस मटेरियल की तासीर कैसी है, वो कैसा कितना घातक है पर्यावरण को, उस हिसाब से हमें उसकी पूरी केयर लेनी पड़ेगी। कोई भी अनन्यूट्रलाइज्ड जिसे मतलब उसे एकदम निरापद रूप में हमें जमीन के ऊपर रखना है ताकि आने वाले समय में वो किसी किस्म का नुकसान पर्यावरण को ना कर सके। दूसरी स्ट्रेटेजी ये होती है कि हम एडवांस डंपिंग करना ज़्यादा हम पसंद करते हैं। हम लोग जैसे यहाँ डंपिंग शुरू की हमने, अब फिर ये हम डंप को आगे बढ़ा रहे हैं। ये देखिए किस प्रकार से ये चीज अब ये फैलते जाएगा, यहां तक जाएगा। ये हमारी अल्टीमेट टो जो बनने वाली है, बाउंड्री बनने वाली है डंप की, वो है। ये बहुत बड़ा एरिया लगता है इसके लिए। तो हम जनरली ऐसा करने के लिए टेम्प्ट होते हैं, लेकिन होना चाहिए कोशिश हमारी ऐसी कि हम ये रिट्रीट टाइप की डंपिंग करें। यानी सबसे पहले हम ये बाउंड्री पे चले जाए और ये इस प्रकार से हमने डंप कर दिया और फिर हम इसको इनफिलिंग करना शुरू करें। उससे ये होता है कि ये जो डेड एंड्स है या इनएक्टिव एंड्स है, जो मैच्योर्ड एंड्स है, जहां अब डंपिंग नहीं होने वाली है, वहां पर हम इस प्रकार से मिट्टी को स्प्रेड करके, सॉइल को स्प्रेड, टॉप सॉइल को स्प्रेड करके, इसको ग्रेडिंग वगैरह करके इसके अंदर अफोरेस्टेशन कर सकते हैं। तो इस सूरत में हमारा अफोरेस्टेशन बहुत जल्द शुरू हो जाएगा और हमारा जो टॉप सॉइल हमने स्टैक करके रखा है उसका इस्तेमाल भी विद इन इट्स शेल्फ लाइफ हम कर पाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड रिट्रीट डंपिंग। और इसमें हम फिर रिट्रीट करते हैं। ये जो हमारा डंप है फिर इस प्रकार से इस तरफ आएगा, ये इधर आएगा और फिर अगर हमें दूसरी लिफ्ट भी लेना है तो हम उस हिसाब से यहाँ दूसरी लिफ्ट भी शुरू कर सकते हैं और आखिर में हम यहाँ पर आकर के कल्मिनेट कर देंगे अपने डंप को। तो ये हालांकि लंबी प्रोसेस रहती है, लेकिन इसे करना ज्यादा मुनासिब है ताकि साइमल्टेनियस अफॉरेस्टेशन हमारा डंप एजेस का पेरिफेरल प्लांटेशन के माध्यम से हो जाए। तो इसे हमें इस प्रकार से प्रपोज करना है और इसकी प्रोग्रेस फिर कोर के तरफ डंप के हो जाए। हमारे पास में अगर कोई वैली साइट्स है, यानी कि जो पहाड़ों के बीच में जो वैली होती है, घाटी होती है, ऐसी जगह मिल जाए तो वो जगह काफी मुफीद होती है वेस्ट डंपिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ हमें ध्यान में रखना है कि किसी किस्म का इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन या डस्ट का कोई पोल्यूशन ना हो। तो इसके लिए हमें ये होता है कि जो वैली होती है वो इसकी कंटूर्स कुछ इस प्रकार से होते हैं वैली के, और यहाँ पर हमें ये इस प्रकार से चेक डैम्स लगाना चाहिए, यानी स्टोन की वॉल्स खड़ी करनी चाहिए ताकि अगर डंप्स का कुछ मटेरियल आता भी है बह करके तो वो यहाँ चेक हो जाए, यहाँ रुक जाए, इसके नीचे वो सिल्ट या जो मिट्टी है वो नीचे न जाए और नीचे के डाउनस्ट्रीम में अगर कोई खेत हो, खलिहान हो, कुछ हो तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। दूसरी बात, जब हम डंपिंग करते हैं तो किसी भी खाई में से या घाटी में से या वैली में से नीचे से ऊपर की तरफ करना है। नीचे से नीचे के कंटूर से लेकर के ऊपर की तरफ जब बढ़ना है और नीचे बड़े बड़े बोल्डर्स की लेयर देना है, उसके बाद छोटे बोल्डर्स की लेयर देनी है, उसके बाद और उससे छोटे बोल्डर्स की लेयर दे करके उसके बाद में हमारा वेस्ट मटेरियल डंप करना है, जिससे हमारा इरोजन कम से कम होगा सॉइल का डाउनस्ट्रीम साइड में। देखिए, डंप का सेफ होना बहुत जरूरी है। डीजीएमएस के अनुसार डंप फेल्योर ना हो, उस पर से कोई स्टोन या कोई पत्थर नीचे गिर करके नुकसान ना करे। तो उसके लिए डीजीएमएस के स्टिपुलेशंस है कि जो स्लोप होता है ये कहलाता है बैंक और ये कहलाता है बेंच या टेरेस। इसे हम टेरेस कहते हैं जनरली। तो ये जो बैंक है इसका ये स्लोप है, ये वाला जो स्लोप है ये हॉरिजॉन्टल से 37.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 37.5 डिग्री से ज्यादा होना नहीं चाहिए। ये वाले स्लोप, ये वाला स्लोप जो है ये 37.5। और अगर 30 मीटर से ज्यादा आपके डंप की हाइट हो रही है तो आपको इसको टेरेसिंग करना है, यानी अलग अलग स्टेजेस में इस प्रकार से अलग अलग बेंचेस बना करके इसको रखना है। और फिर हर स्टेज की या हर इस बेंच की या हर टेरेस की जो ऊंचाई है वो भी 30 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये डीजीएमएस कहता है, ताकि कोई पत्थर यहां से गिरे तो वो यहां इस स्टेज के ऊपर, यहां इस टेरेस पे अरेस्ट हो जाए, नीचे न जाए। तो ये सिंपल इसकी थ्योरी है। दूसरा वो कहते हैं कि
भाई अगर आपने ऐसे टेरेसिंग की है तो इसका जो ओवरऑल स्लोप है वो 1:1.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 मीटर अगर खड़ा है तो 1.5 मीटर ये हॉरिजॉन्टल, इस प्रकार से जो स्लोप आता है करीबन 34 साढ़े 33 34 डिग्री का स्लोप। तो ये थोड़ा सा स्लोप जेंटल होता है, क्योंकि आप देखिए कि इसमें टेरेस भी आ गया, तो इसलिए जेंटल होना इसका स्वाभाविक है। और मल्टीपल लिफ्ट्स में हम इसको इसीलिए रखते हैं ताकि कोई एक्सीडेंट किस्म की चीज ना हो सके और डंप का फेल्यूर ना हो। डीजीएमएस के हिसाब से इतना ही इसका करना आवश्यक होता है। देखिए, स्टेबलाइजेशन ऑफ डंप की जगह हम बात करते हैं तो डंप का स्टेबल होना, उसका सिक्योर्ड होना, वो बहुत जरूरी है। डीजीएमएस के जो स्टिपुलेशंस है वो सेफ्टी ऑफ डंप एंड सेफ्टी ऑफ सराउंडिंग एरिया को ध्यान में रखते हुए है। लेकिन अगर हमें उस डंप से एयर वाटर किस्म का पोल्यूशन ना निकले, ये उसको इंश्योर करना है। अगर हम चाहते हैं कि वो किसी किस्म का आइसोर या किसी किस्म का खराब एक सीन या खराब दृश्य लोगों को नहीं फेस करना पड़े, वहाँ की एस्थेटिक वैल्यू, वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता कायम रहे या और भी अच्छी हो जाए, तो हम इसमें कई तरीके अपना सकते हैं। इसका सबसे पहला तो यह है कि इसके ऊपर ग्रीन कवर या प्लांटेशन जितना डेंस हो सकता है वो लगाना है। इसको प्लांटेशन को बहुत अच्छा इफेक्टिव रखने के लिए ये मुनासिब होता है कि 10 मीटर से ज्यादा हाइट एक टेरेस की ना हो। अब ये सारी चीजें एनवायरनमेंट के एंगल से है, ना कि सेफ्टी के एंगल से, लेकिन एनवायरनमेंट के एंगल को भी एड्रेस करना बहुत जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो कोशिश होनी चाहिए जहां संभव है कि मैक्सिमम हाइट जो टेरेस की है वो 10 मीटर रहे, और इसका जो ओवरऑल स्लोप है वो 20 डिग्री से ज्यादा नहीं हो। वहां पर तो ओवरऑल स्लोप 34 डिग्री के आसपास बोला था डीजीएमएस ने, लेकिन 20 डिग्री के आसपास अगर रहता है या उससे कम रहता है तो आपका वेजिटेशन इफेक्टिव होता है और सॉइल की स्टेबिलिटी बनी रहती है, सॉइल वहां से बह करके नीचे नहीं जाएगी। और इनको कंटूर करके सारे जो डंप्स होते हैं उसको जो वहां की नेचुरल टोपोग्राफी है, जो भी संरचना है नेचुरल, उसके अनुसार इसको मिलाना चाहिए। ये नहीं कि डंप कुछ अलग से ऊपर उठ गया है ऐसा नजर आए, बल्कि ग्राउंड पूरा स्लोप होते हुए आगे बढ़ रहा है, इस प्रकार से उसकी लैंडस्केपिंग हो तो ज्यादा बेहतर है। और हाइट कम और एरिया ज्यादा, ये फिलॉसफी हमें ध्यान में रखना है। तो इसके ऊपर से कोई रन ऑफ ना हो, कोई इरोजन ना हो, उसकी मिट्टी ना बह के आए, इसलिए इसका ग्रेडिंग करना, ढंग से उसका स्लोप बनाना, उसका कॉम्पेक्शन करना डोजर वगैरह चला करके, और उसके ऊपर लेवलिंग करके टेरेसेस है उनको भी अच्छे से लेवल करके उनमें गलीज प्रोवाइड करना या डीचेस प्रोवाइड करना अक्रॉस द स्लोप। जो स्लोप से पानी बहने की संभावना जहां लगता है वहां पर आपको कुछ नालियां बना करके या चेक डैम्स बना के, छोटी दीवारें बना करके, कोशिश ये होनी चाहिए पानी नीचे कम से कम बहे, पानी अंदर घुसे, उस जो भी बारिश का पानी आता है वो अंदर घुसे उस डंप के, ताकि वो पानी उसके अंदर समा जाए और पानी नीचे न बहे, ताकि नीचे पॉल्यूशन नहीं हो। जितने भी वेस्ट डंप्स है उनकी टेरेसिंग करना बहुत आवश्यक होती है, और टेरेसिंग कॉम्पैक्शन होते ही उसका इमीडिएट अफॉरेस्टेशन करना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि रिट्रीटिंग सिस्टम से करें तो हम इमीडिएट अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं मैच्योर्ड एजेस के ऊपर। तो जितनी जल्दी हो सकती है अफॉरेस्टेशन को हम वहां करेंगे, और जिसके लिए हमें जो टॉप सॉइल हमने स्टोर करके रखी हुई है उसे उसके ऊपर स्प्रेड करना है। उसे उसके ऊपर स्प्रेड करने से काम नहीं चलेगा, उसके ऊपर काफी टिलिंग ऑपरेशन करना पड़ता है, उसके ऊपर हल चला करके उसको एरेशन प्रोवाइड करना होता है, उसके अंदर खाद, मैन्योर, मल्चिंग, ये सारी चीजें अप्लाई करनी होती है। कई बार सिंथेटिक हमको मैन्योर इस्तेमाल करना पड़ सकता है, और उसमें इन कंसल्टेशन विथ लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो लोकल स्पेसीज होती है वहाँ की जो मेन प्रजाति है पौधों की, वो हम वहां लगाएं और जितनी जल्दी हो सकता है अफॉरेस्टेशन को शुरू करें। अफॉरेस्टेशन के नॉर्म्स कुछ ऐसे होते हैं कि कम से कम 1 हेक्टेयर में 1000 ट्रीज होनी चाहिए उसके कैनोपी एरिया को देखते हुए, और उसे इस प्रकार से नर्चर करना है, ब्रिंगअप करना है कि वो सस्टेनेबल हो जाए, सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए, यानी कि उसकी हाइट 3 मीटर हो जाए
और उसका जो गर्थ होता है वो चेस्ट लेवल के ऊपर, यानी कि उसका सरकमफेरेंस होता है उसके स्टेम का, दैट शुड बी एटलीस्ट 100 सेंटीमीटर। तभी ये माना जाएगा कि उस पेड़ को अभी कोई आफ्टर केयर की जरूरत नहीं है और वो पेड़ अपने आप में सक्षम है जीवित रहने के लिए। देखिए, ये जो डंप के टेरेसेस बनते हैं, ये टेरेस का स्लोप हमेशा ऐसा दिया जाता है, वो ऐसा नहीं दिया जाता है। ऐसा देंगे तो पानी रफ्तार से नीचे बह जाएगा। ऐसा देने से पानी जो आएगा यहाँ पे, वो इस टेरेस में अंदर घुसने की कोशिश करेगा, ताकि ये पानी अंदर समाये, पानी अंदर होल्ड हो। नीचे अगर पानी जाता है तो ये पानी अपने साथ कुछ ना कुछ तो मिट्टी ले जाएगा और तकलीफ देगा नीचे वाले फील्ड्स को या और दूसरी भी चीजें जो है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि यहां से वॉश ऑफ जो है वो मिनिमम हो। साइट जो हम प्रिपेयर करते हैं अफोरेस्टेशन के लिए, यानी जहां भी हम अफोरेस्टेशन करते हैं, उस सॉइल को जीवित रखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी, जैसे मैंने बताया, इसको टीलिंग करेंगे, इसमें हल चलाएंगे, फर्टिलाइजर मिक्स करेंगे, मल्चेस मिक्स करेंगे। इसके अंदर कॉम्पैक्शन नहीं होना चाहिए सॉइल के अंदर। इसके अंदर मॉइस्चर को भी ऐड करना है, उसको गीला रखना है। ये सारी चीजें करेंगे ताकि उसकी उपजाऊ जो प्रकृति होती है वो कायम रहे। अगर हमारे पास में लिमिटेड लैंड अवेलेबल है, कई बार ऐसा होता है कि इतनी लैंड अवेलेबल नहीं होती कि हम इतने बड़े बड़े वेस्ट डंप्स वहां रख सके। तो इफ द लैंड अवेलेबल इज नॉट लैंड इज नॉट अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी, तो ऐसे समय पर जो आप डंप्स बनाते हो उसके जो साइड से या उसके जो बैंक्स है, उसके ऊपर स्टोन पिचिंग भी की जा सकती है। स्टोन पिचिंग से तात्पर्य है कि बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं, मजबूत वाले पत्थर, उनकी पिचिंग करते हैं। वो पत्थरों को आसपास आसपास लगा करके पूरे डंप के फेस को या पूरे डंप के चेहरे को उस पत्थर से आप उसको पैक कर देते हैं, ताकि पानी आए भी तो पानी ऊपर पत्थरों के ऊपर से नीचे बह जाए और वो एक उसको स्टेबिलिटी भी प्रदान करता है। हालांकि इसे डीजीएमएस सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अलाउ नहीं करता है, क्योंकि उसमें यह होगा कि अगर आप स्टोन पिचिंग करते हैं उसके बैंक्स के ऊपर, तो आप ठीक है ज्यादा स्लोप रख सकते हैं डंप का और कम एरिया में उतना ही क्वांटिटी ऑफ वेस्ट को डंप कर सकते हैं, लेकिन ये खतरा भी पैदा कर सकता है सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के लिए, कभी ये टूट भी सकता है। तो इसके लिए जो भी अथॉरिटी है उनकी परमिशन से हमें ये काम करना चाहिए। हमने डंप करने के बाद में भी, हमारा डंपिंग ऑपरेशन पूरा होने के बाद में भी, आप जानते हैं कि आजकल 50 साल की लीज होती है। तो हमें जो माइन से पानी निकलता है, वो जो हम माइन से पानी पंप आउट करते हैं बाहर, चाहे इरिगेशन के या किसी भी चीज के लिए, उसकी प्रकृति कैसी है, उसके अंदर की लेवल्स कैसी है डिफरेंट पैरामीटर्स की, उसी प्रकार से डंप के अंदर से जो पानी बाहर निकल के आ रहा है, वो पानी, क्योंकि कुछ ना कुछ पानी तो डंपिंग एरिया में से बाहर निकल के आता ही है, तो वो पानी भी कोई नुकसान करने वाला ना हो प्रकृति को, इसका हमें ध्यान रखना जरूरी होता है। तो इसकी मॉनिटरिंग ये हमें करते रहना है, क्योंकि 50 साल तो लगता नहीं है खदान चलाने में। मान लो जल्दी खत्म हो जाती है आपकी वर्किंग, तो आप 2-4 साल तक के कम से कम उसको मॉनिटरिंग करें, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटेशन लगा करके उसकी स्टेबिलिटी को चेक करते रहे। ये भी हमारा दायित्व होता है इन डंप्स और इन बाकी एरियाज के प्रति। देखिए, जनरली जो होता है जब हम डंप रखते हैं कहीं पे भी, तो यहां देखिए कि ये एक डंप की फाइनल क्रेस्ट लेवल है, ये क्रेस्ट है, और ये उस डंप की जो बारीक पतली लाइन दिख रही है वो टो है। ये हमारी फाइनल लिमिट ऑफ डंप है। तो हमें ये करना है कि सबसे पहले तो हमें यहां पर एक गार्लेंड ड्रेन ऐसी बनानी है, जो ये पानी जो भी यहां से निकल के आएगा, वो हमारा पानी इसके अंदर, इस ड्रेन के अंदर घूम करके फिर ये नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम के तरफ मिले। और ये जाहिर है कि हमारे को ये अपर साइड रहेगी इस तरफ,
और ये लोअर साइड रहेगी, ताकि पानी ऐसा आता भी है तो ये पानी इस प्रकार से बाद में नेचुरल स्ट्रीम में आए। अब इसमें जितना भी पानी डंप से आने वाला जमा होगा, ये पानी इस ड्रेन से आएगा, और यहाँ एक सिल्टेशन टैंक होती है, यानी ऐसी टैंक होती है जिसके अंदर ये पानी आएगा और यहाँ पर उसके अंदर जो भी सिल्ट है, गाद है, वो जमा होती जाएगी। इसे बीच बीच में साफ करना जरूरी है, इसको अच्छा खासा गहरा रखना जरूरी है, और फिर बिना गाद वाली, बिना सिल्ट वाली साफ पानी पर्यावरण के अंदर या जो भी नेचुरल स्ट्रीम से इसके अंदर मिले। तो ये हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात तो होती है कि जब हम पिट बनाते हैं तो पिट के भी जो अपर साइड के, अपर कंटूर्स के तरफ के जितने भी एरियाज है, उसको भी हम, उसका जो पानी होता है उसको हम डाइवर्ट कर देते हैं। वही चीज हमें डंप्स के मामले में भी रखना है, ताकि बाहर का पानी डंप के अंदर ना घुसे। ये भी कोशिश करनी है बाहर का पानी बाहर के बाहर निकल जाए, और जो भी बारिश का पानी इसके ऊपर आ रहा है सिर्फ उतना ही पानी इसके ऊपर आए, कोई कैचमेंट एरिया का पानी न आए। जो भी पानी ऊपर से आ रहा है प्रेसिपिटेशन का, वो इस ड्रेन में आकर के नीचे उस ड्रेन को निकाल दे। अब ये जो आपका टो ऑफ द डंप है, फाइनल पोजीशन, उसके नीचे हमने एक ऐसी स्टोन की रिटेनिंग वॉल बनानी चाहिए। ये टो से थोड़ी दूरी पर, हो सकता है 10 मीटर पे, और ये स्टोन वॉल रहेगी अच्छी खासी मजबूत और मोटी, कम से कम 1.5-2 मीटर मोटी, ताकि कोई पत्थर इनकेस नीचे लुढ़क के गया भी तो ये इस स्टोन वॉल से अरेस्ट हो जाए। और इसके बाद में आप एक फेंस भी रख सकते हैं, ताकि कोई व्यक्ति इस नाले में, कोई जानवर ना गिर जाए या किसी किस्म की और दूसरी दुर्घटना ना हो। तो ये एक बहुत ही कॉमन सेंस सॉल्यूशंस है, और ये हमें अपनाना होता है। इस प्रकार से हमें आफ्टर केयर भी रखनी है अपने एरिया के अंदर। जो भी हमने खड़ा किया इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी चीजें हमने बनाई है, उससे किसी पर्यावरण की हानि ना हो, इसको ध्यान में रखें। देखिए ये कुछ तस्वीरें हैं, यहाँ देखिए, यहाँ कहीं माइन रही होगी या कुछ रहा होगा, जैसे भी माइनिंग एरिया है। यहाँ देखिए कितनी सुंदर अफॉरेस्टेशन हुई है, इस एरिया को पूरा ग्रीन बना दिया गया। हो सकता है इतना ग्रीन ये पहले नहीं रहा होगा। यहाँ देखिए एक डंप है, आप चाहे तो इस डंप के ऊपर यहाँ एक मंदिर रख सकते हो, और ये एक जाने के लिए अच्छी जगह, पिकनिक स्पॉट बन सकती है, क्योंकि आखिर इनके टेरेसेस तो रहेंगे, तो टेरेसेस से आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, और एक बहुत अच्छा दृश्य यहाँ पे पैदा हो सकता है। आने जाने वालों को भी ये देखने में अच्छा एक नज़ारा नजर आएगा। ये कुछ माइंस के ही दृश्य है। यहाँ देखिए आपने, इन्होंने एक विंड मिल लगा दिया है, और ये कहीं माइन थी, ये इसके रोड्स बनाए इनके हर टेरेस के ऊपर और ऊपर तक जाने के लिए। तो इस प्रकार से आप उस एरिया को बहुत अच्छी फॉर्म में सोसाइटी को लौटा सकते हैं। ये भी कुछ ऐसे ही है, ये भी माइन का ही एरिया है, और ये डंप को इन्होंने स्टेबलाइज किया है, रेफोरेस्टेशन किया है। सो दीज आर वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर्स। इससे हम प्रेरणा ले सकते हैं और अपने एरिया को भी इतना ही सुंदर बनाया जा सकता है। अब आजकल कुछ सिंथेटिक वायर मेश होती है, ऐसी जाली टाइप का स्ट्रक्चर होता है सिंथेटिक, जिसे जियो टेक्सटाइल फैब्रिक भी कहते हैं, और उसको आप डंप के ऊपर ऐसा फैला देते हैं, और फिर यहाँ पर प्लांटेशन या ग्रास लगाने का कार्यक्रम करते हैं। ये जो जियो टेक्सटाइल होती है, ये मिट्टी को सरकने नहीं देती, मिट्टी को अरेस्ट करके रखती है। तो ये एक प्रकार से स्टेबिलिटी ऑफ डंप के लिए या उसके ऊपर अफोरेस्टेशन कामयाब रखने के लिए ये बहुत अच्छा एक आजकल तरीका निकला हुआ है। इसे जियो टेक्सटाइल कहते हैं। इसमें से सॉइल ताकि फाइन्स के रूप में निकल के न आए। ये जियो टेक्सटाइल आप देख सकते हैं कि यहाँ की हुई है। यहाँ पर अभी प्लांटेशन पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये इन द प्रोसेस ऑफ प्लांटेशन है। ये भी जियो टेक्सटाइल देखिए, पहले ऐसा था और फिर इन्होंने जियो टेक्सटाइल करके इस प्रकार से यहाँ पर इस ग्रासेस लगाए हैं। तो ऐसे इसको एक एनवायरमेंटल दृष्टि से इसकी अपलिफ्टमेंट ऑफ फेस किया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पर भी कॉयर की जियो टेक्सटाइल की है। कॉयर ने जो नारियल की रस्सी होती है उसका एक जाला बना करके इस प्रकार से लगाते हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, क्योंकि नेचुरल है कॉयर। तो ऐसे भी प्रयोग हमारे देश में, और खास करके उड़ीसा वगैरह की जो माइंस है, वहां पर ये प्रयोग बहुत सक्सेसफुली किए गए। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर पोजीशन कैसे चेंज हो गई है।
तो ये पहले से भी बेहतर नज़ारा हो सकता है कि आप बना सके। यहाँ भी कुछ ऐसा ही दिया है, ये डंप्स है और यहाँ पर ये जो एक्टिव पोर्शन है वो ये है। अब यहाँ पर आप डंप नहीं कर सकते क्योंकि आगे बढ़ रहा होगा इस तरफ, लेकिन जो जो पोर्शन हो चुके हैं मैच्योर्ड, वहां पर इन्होंने बहुत अच्छा प्लांटेशन किया है। तो यहाँ मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ। इसके बाद के लेक्चर में फिर भी जो बचा हुआ एरिया होता है उसको भी रिक्लेमेशन रिहेबिलिटेशन करके हमें ठीक करना होता है, उसका जिक्र करेंगे। और प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल बेसिक माइनिंग बाय शरद सपकाल। इस पर आपको बहुत सारे लेक्चर्स, करीबन 80 लेक्चर्स मिल जाएंगे और शुरू से मैंने इसके अंदर वो लेक्चर्स रखे हुए हैं। थैंक यू फॉर दैट।